Hello everyone, welcome to Ankuram IS platform. We are with you a very precious course on general studies, that is GS Aadhaar course. एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म नया ज़रूर है पर इसमें सारे टीचर्स सीनियर्स हैं, तो सीनियर टीचर्स जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से आपको गाइड करेंगे इस कोर्स में. मैं टीचर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, लास्ट में बात करेंगे इस पर. लेकिन पहले मैं आपको इस कोर्स जो हम कोर्स करने जा रहे हैं इस कोर्स के फीचर के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा. तो लेट्स हैव फर्स्ट द लेक्चर गोल. व्हाट इज आवर लेक्चर गोल? टुडेज लेक्चर गोल, व्हाट डिफरेंट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. In today's lecture I'll be discussing with you number 1, the feature of the course. Features of the course, number 1. One more thing, when you are joining a demo class, that just one 15 minutes class, half an hour class or 1 hour class is not sufficient to judge an academy, judge team of teachers. So I suggest you, I request you that if you really want to test, spend 3-4 days at least, attend 3-4 demo class at least to make a fair decision. जब तक आप 3-4 क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे आप ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें यहाँ पर क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो पहला हमारा लेक्चर गोल होगा, हम डिस्कस करेंगे कोर्स फीचर के बारे में, नंबर 1. नंबर 2, आज का मैं लेक्चर गोल डिस्कस कर रहा हूं आपसे. कोर्स धीरे धीरे मूव करेगा और कोर्स के बारे में आप जानेंगे समझेंगे. 3 से 4 लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि हमारे कोर्स का एसेंस क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उससे आप कैसे बेनिफिट हो रहे हैं. ये सब बातें आप 3-4 लेक्चर में समझ पाएंगे. तो अभी फीचर ऑफ द कोर्स, फर्स्ट थिंग आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सेकंड, एक हमारी स्ट्रैटेजी है, मैंने आपको बताया था BAD स्ट्रैटेजी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टाइम को बहुत सेव कर सकती है. अभी जो सिविल सर्विस की तैयारी का एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड से थोड़ा हटके मैं कुछ सजेस्ट करूंगा आपको, और हमारे जो टीचर्स हैं आपको इस बैड स्ट्रैटेजी से पढ़ाएंगे. बी का मतलब है बेसिक टू एडवांस टू डायनामिक. अब ये बेसिक एडवांस डायनामिक क्या है, आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि ये बैड स्ट्रैटेजी क्या है. तो आज के लेक्चर गोल में पहली बात हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स का जो हम करने जा रहे हैं उसका फीचर्स क्या है. दूसरा हम बात करेंगे बैड स्ट्रैटेजी के बारे में. और तीसरा हम लोग आज ही पढ़ना शुरू करेंगे. आज हम पॉलिटी से लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा. तो पॉलिटी GS2 का पार्ट है. पॉलिटी मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटी गवर्नेंस के बारे में ब्रीफ बताऊंगा. उसके बाद मैं आपको सीधा टॉपिक पर, पॉलिटी के टॉपिक पर लेकर आऊंगा और आपको एक टॉपिक आज पढ़ाऊंगा, आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या टॉपिक होगा वो? आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी चीजें हम आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम श्रीकांत भगत है और मुझे इस फील्ड में पढ़ाते हुए 19 ईयर्स हो गए. मैंने टॉप मोस्ट अकेडमीज जो इंडिया में हैं, जैसे नाम लेना ठीक नहीं है, फिर भी मैंने नेक्स्ट IAS, राम्स IAS, सोनिया, मेरी अपनी एकेडमी मैंने रन की है 10 साल तक. मैं जनरल स्टडीज़ के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी पढ़ाता रहा हूँ. मेरी कई किताबें हैं. यस कम इन. मेरी कई किताबें हैं लिखी हुई, और मेरे साथ और भी टीम ऑफ टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, कोच करेंगे इस फील्ड में. तो फर्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कोर्स. ये कोर्स का फीचर क्या है, क्या क्या बातें आपको इस कोर्स में मिलेंगी, क्या चीजें आप इस कोर्स में जानेंगे. तो ये जो GS आधार कोर्स है, ये सबसे पहला तो ये
बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब देख के लगता है जब बात हम कर रहे हैं ये बेसिक सॉरी आधार वर्ड यूज किया गया है, आधार, तो ऐसा लग रहा है कि ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, लेकिन ये केवल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, ये बेसिक से लेकर एडवांस और उसके बाद डायनामिक लेवल तक। आप देखेंगे यूपीएससी का जो एग्जाम्स होता है तो यूपीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायनामिक लेवल के पूछे जाते हैं। तो जो डायनामिक लेवल तक आपका सिलेबस मूव करेगा, ठीक है। दूसरा, ये क्लास कोई वीडियो लेक्चर क्लास नहीं है। आपको मैं क्लियर कर दूं, ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादातर क्लासेस जो आप देखते हैं वो वीडियो लेक्चर क्लासेस होते हैं। वीडियो लेक्चर दिया जाता है आपको, स्टडी मटेरियल्स दिया जाता है, पर इसमें लाइव क्लास चलेगी, ऑनलाइन क्लास चलेगी। इसका मतलब यह है कि टीचर आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। डेफिनेटली आपको वीडियो का बैकअप दिया जाएगा, जो भी आप क्लास मिस कर जाते हैं वो वीडियो का बैकअप आपको अवेलेबल रहेगा। 1 महीने तक वीडियो बैकअप हम रखते हैं। अगर आपको उसके बाद भी बैकअप चाहिए तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हम प्लेटफॉर्म से उसको रिट्रीव करके आपको अवेलेबल कराएंगे। स्टडी मटेरियल में पीडीएफ कंटेंट मिलेगा आपको, इसमें स्टैटिक और डायनामिक, स्टैटिक कंटेंट बहुत मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, डायनामिक कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि एक एआई से कट पेस्ट करके एक ट्रेंड चला है, उसी ट्रेंड से लोग डायनामिक कंटेंट को फ्लोट करते हैं मार्केट में, और हमारा कंटेंट बहुत ही एक्सपर्ट लोग बनाएंगे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा हमारे कंटेंट की क्वालिटी। तो डायनामिक कंटेंट प्लस हम स्टडी मटेरियल के साथ क्लास में डिक्टेशन भी आपको देंगे। जब आपका कोर्स किसी टॉपिक सेगमेंट का खत्म होगा तो आपका रजिस्टर भरा हुआ होगा, और रजिस्टर जब आपका भरा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास पढ़ने के लिए वो चीज़ें होंगी, आपको एक डायरेक्शन मिला हुआ होगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और स्टडी मटेरियल और क्लास लेक्चर डिक्टेशन दोनों मिलाकर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट की तरफ होगी। इसमें जो फैकल्टीज हैं वो एक्सपीरियंस, जैसे अभी जो मैं आलोचना नहीं करना चाहता दूसरों की एकेडमीज की, प्लेटफॉर्म की, लेकिन आप देखेंगे कि इस फील्ड बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है। तो कोई भी व्यक्ति इस फील्ड में चला रहा है, यूपीएससी की परीक्षा दिया नहीं दिया, एक अटेम्प्ट दिया पास किया नहीं किया, कोई भी आज पढ़ा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन मॉडल है पढ़ाने का, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पढ़ाने को इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। तो उनको अच्छा बोलने वाला चाहिए, जो बहुत अच्छा बोल रहा है, डिसेंट लुक है उसकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं बहुत अच्छी है, और नया जो नोवाइस कैंडिडेट है उसको इस बात की समझ नहीं है कि कंटेंट क्या है, उसे तो पता ही नहीं कंटेंट क्या है, मैं कुछ भी पढ़ा दूं उसके लिए सिविल सर्विस का कोर्स है वो। तो वो लोग इस फील्ड को कैप्चर करने के लिए पैसे के बल पर, एडवर्टीजमेंट्स और एमएनसीज के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बल पर वो कैप्चर करने की ओर अग्रसर है। ऐसे में क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी और डेप्थ पता नहीं। यही कारण है कि आप देखेंगे जो टॉपर्स के मार्क्स और नीचे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ उसके मार्क्स में बहुत गैप होता है, कट ऑफ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो क्वालिटी टीचिंग का अभाव है यहाँ पर। इसी फील्ड के टीचर जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, वो आपको इसमें पढ़ाएंगे। इसमें हमारे कोर्स में वीकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों का टेस्ट होगा। देखिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेस्ट सीरीज भी डिफरेंट, जैसे मैं बहुत से प्लेटफॉर्म पर, बहुत से कोचिंग्स में मैंने पढ़ाया है, मैंने देखा है कि क्वेश्चन का प्रिपरेशन वो लोग करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रिलिमिनरी उन्होंने पास नहीं किया और वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में इस पर चर्चा भी आपसे किया था कि उन्होंने प्रीलिम्स पास नहीं किया। मेरे खुद के पढ़ाए स्टूडेंट्स आज से 10 साल पहले भी एक बहुत बड़ी एकेडमी, इंडिया की बहुत टॉप रैंक्ड एकेडमी है, उसमें वो कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर रहा था वो, तो उसने कभी प्रीलिम्स पास नहीं किया, 3 अटेम्प्ट दिए, 3 में से कभी पास नहीं किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो कॉपी क्वेश्चंस बना रहे हैं, वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, वो आपके आंसर का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। पर यहाँ पर टीचर्स ही करेंगे, जो भी करेंगे टीचर्स ही करेंगे। हमारी जो टीम ऑफ टीचर्स हैं उन्हीं को ये काम दिया गया है, वो अपने अपने सेगमेंट्स में क्वेश्चंस बनाएंगे, कॉपी इवेलुएट करेंगे, आपको इंडिविजुअल पर्सनल फीडबैक देंगे। ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेंटोरशिप है, मैं इस पे अलग से एक लेक्चर लूंगा, आपको बताऊंगा मेंटोर्स कौन होने चाहिए, मेंटोर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मेंटोरशिप्स के क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। कभी कभी मेंटोरशिप आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है,
जैसे एक कैंडिडेट है वो सिविल्स की तैयारी भी कर रहा है, 2 मेंस उसने लिखा हुआ है और वो क्वालिफाई नहीं किया है, और वो आपका मेंटोर है, वो खुद ही ट्रायल एरर कर रहा है, वो अपनी तैयारी में वो ट्राई कर रहा है कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, वो आपका मेंटोर बन जाए, अगर जो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो आपका मेंटोर बन जाए, तो आपके लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं मेंटोरशिप की, जिस पर मैं डिटेल डिस्कशन कभी अलग से करूंगा आपसे। लेकिन ये मेंटोरशिप किसको करना चाहिए? जो टीचर्स हों। डेफिनेटली एक क्राइटेरिया ये है कि मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, एक क्राइटेरिया है, लेकिन जस्ट मेंस लिखा, जस्ट इंटरव्यू दिया, वो एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग है। वो 4-5 साल करने के बाद सीखते हैं कि वो उनको कैसे गाइड करना चाहिए, सही क्या है। तो ये मेंटोरशिप भी टीचर करेंगे। और एक प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट, मेरे लंबे समय का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो बताता है कि स्टूडेंट फेस करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। आपको सब कुछ पता है, पर जब आप लिख रहे हैं तो आपका राइटिंग एबिलिटी इनहैंस नहीं हो पा रही। तो राइटिंग स्किल पर काम करेंगे। और सॉफ्ट स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सॉफ्ट स्किल। ये सॉफ्ट स्किल क्या है? तो आपकी पर्सनैलिटी, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे सिलेबस को अप्रोच करते हैं, आपका परसेप्शन सिविल सर्विस के बारे में क्या है, आपका परसेप्शन नेशन के बारे में क्या है। तो इस सॉफ्ट स्किल पर काम करेंगे हम लोग। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने सॉफ्ट स्किल के कोर्सेज कराए हैं। इंटरव्यू आज मॉक जैसा इंटरव्यू नहीं, हमारे यहाँ इंटरव्यू का सेशन 3-3 महीने चला करता था। उस सेशन में हम लोग ग्रुप डिस्कशन से लेकर के पर्सनालिटी के ट्रेड को आइडेंटिफाई करके उसको कैसे एनहांस किया जाता है, उस पर हमने बहुत काम किया है। मैंने लंबे समय तक इस फील्ड में, इस रूप में काम किया है। और एक स्ट्रैटेजिक फीडबैक कि आप कैसे अपनी पर्सनालिटी में ग्रेजुअल चेंजेस ला सकते हैं, वो हम लोग सजेस्ट करेंगे। इस कोर्स का प्लान है, क्योंकि कोर्स का पर्पस क्या है? कोर्स का जो प्राइमरी पर्पस है कि कैंडिडेट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको दिया जाए। अगर कोर्स का पर्पस मॉनिटरी होता तो कोर्स की फी बहुत ज्यादा होती। ठीक है, आपके नजरिए से कोर्स फी इसलिए है कि हम अटेंशन चाहते हैं, अट्रैक्शन चाहते हैं, पर हमारे नजरिए से अटेंशन तो अलग बात है। हमारे नजरिए से सबसे प्राइमरी चीज है कि अगर हम कुछ ऐसे बच्चे प्लेटफॉर्म पर ले आए जिनके पास ज्यादा फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास फीस अफोर्ड करने की क्षमता नहीं है, वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनमें एबिलिटी है, टैलेंट है, और हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको गाइड करके सक्सेस के लेवल तक ले जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को सफल बनाना, और एक लोग जो स्पून फीडिंग हो रही है और वो भी चांदी के चम्मच से जिन्होंने जीवन जिया है, उनको आईएएस बनाने में वो मज़ा नहीं है। जो ऐसे लोगों को है जो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जिनके लाइफ में स्ट्रगल है, तो उनके साथ काम करने का मैंने एकेडमी चलाई है, तो मैं जानता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारा पर्पस क्या है इस कोर्स को चलाने का? हमारे कोर्स को चलाने का पर्पस यह है कि हम आपको सक्सेस के लेवल तक लेकर जाएं, वहां तक लेकर जाएं कि आप पास कर जाएं। और उसके लिए केवल आपको पढ़ाना, कंटेंट, आपको लेक्चर लेना नहीं, आपको स्टडी मटेरियल केवल देना नहीं, आपको टेस्ट लेना नहीं, आपको गाइड करना नहीं, आप में वो स्किल भी डालना है जिस स्किल से आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये एवरेज कैंडिडेट, मैंने एक वीडियो में कहा है आज से 1 साल पहले कि एवरेज कैंडिडेट भी आईएएस बन सकता है अगर उसमें अपने आप को बदलने की क्षमता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट्स, डीआरडीओ के साइंटिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट भी मैंने पढ़ाया है। 3-3, 4-4 इंटरव्यू दिए, 5-7 ऐसे मैंने साइंटिस्ट को पढ़ाया है। किसी ने 3 दिया, किसी ने 4 इंटरव्यू दिए, लेकिन वो फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ढालने का प्रयास नहीं किया। एक एवरेज कैंडिडेट भी अगर अपनी पर्सनैलिटी को आईएएस के रूप में ढालने की कोशिश करता है तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वालिफाई कर जाए, इन कंपैरिजन टू कि एक आईआईटीएन टॉप गोल्ड मेडलिस्ट या टॉप रैंकर जो अपने आप को आईएएस बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है, उसके कंपैरिजन में एवरेज कैंडिडेट भी आईएएस बन सकता है। और ये चीज रियलिटी है, हम इस पर बात करेंगे, समय के साथ आप इसको रियलाइज कर पाएंगे। और ये एग्जिट प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में इतने कोचिंग और इतने स्टडी मटेरियल्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतने टीचर हो गए कि स्टूडेंट के मन में एक डर होता है कि मैं पैसा देकर फंस ना जाऊं कहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं गलत हाथों में पैसा मैंने दे दिया। तो इसके लिए हमने एक एग्जिट प्लान बना दिया। प्लान कैसे बना दिया? आपको मैंने मंथली कोर्स फी दे दी।
आपको, और भी बहुत कम कोर्स भी, इतना नहीं है कि आप मतलब चाय वाय भी पीते होंगे दोस्तों के साथ तो महीने में इतना पैसा खर्च कर देते होंगे. नो, इट्स अ वेरी लेस अमाउंट. एवरीवन कैन अफोर्ड दिस अमाउंट, and even if you lose this amount you are losing nothing. But I am sure that it's not for losing. Our platform, our team, our intention, my background, my personality, my co-teachers, co-faculties, they have been following the teaching as a passion, and morality is their first fundamental principle. Professional ethics will be following. So it is about course. आप कोर्स से आपको क्या मिलेगा? आपके पास एग्जिट प्लान भी है, आपको अच्छा लगता है आप कोर्स कंटिन्यू करिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप कोर्स छोड़ दीजिए, आप कोर्स छोड़कर जा सकते हैं. अब ये मैंने आपसे डील कर लिया. ये जनरली क्वेश्चन आता है. अभी हम लोग टेलीग्राम चैनल्स पर हमने कुछ एड्स अपने डाले. इसके पहले मुझे टेलीग्राम की बहुत जानकारी नहीं थी, कैसे टेलीग्राम वर्क करता है, क्या चैनल्स होते हैं. मैंने ट्रेडिशनल एकेडमीज़ में पढ़ाया है, और ट्रेडिशनल एकेडमी का मतलब ये हुआ कि जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन एकेडमीज़ है वहाँ पर पढ़ाया है. और मैंने खुद बहुत बड़े बड़े बैचेस भी पढ़ाए, 700-800 बच्चे पढ़ाए. वो गलत था, लेकिन जब बैचेस को मर्ज कर दिया जाता मेंस एग्ज़ाम के समय में या किसी और कारणों से, तो उसको जब मोरल डिलेमा में से इसको चुनना पड़ता हमें कि भाई पढ़ाया जाए. लेकिन हमें सोशल मीडिया और उसके पावर को कभी यूज़ नहीं किया, इसलिए शायद आप अंकुरम प्लेटफॉर्म को बहुत देर से जान रहे हैं, या हम इस प्लेटफॉर्म पर देर से आए हैं. लेकिन मैंने बहुत पढ़ाया है, और बहुत ही पढ़ाया. आप समझिए कि 19 वर्ष लंबा समय होता है, और मेरे एज ग्रुप के मतलब एक जनरेशन का टीचर जिन्होंने कोचिंग स्टार्ट किया, जो वाजीराम के जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज उस समय के अशोक सिंह सर, एक जनरेशन वो है. उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन के जो टीचर है, मैं उस जनरेशन में हूँ, और वे नोन टू ऑलमोस्ट एवरी टीचर हियर. और सबसे ज़्यादा मैं जाना जाता हूँ अपने प्रिंसिपल के लिए. मेरे जो को टीचर्स हैं आप उनसे मिलेंगे, दे आर ऑल्सो मोरली वेरी साउंड पीपल. तो ये जो लेस फी है, इस पर मैंने डेफिनेटली कुछ जवाब तो आपको दिया है. पर लेस फी, चाहे किसी भी रीजन से लेस फी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं. आप ये भी मान लीजिए कि चलिए हम इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में यूज कर रहे हैं. मेरे हिसाब से ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं, लेकिन अगर आप ये भी मानते हैं तो भी आप इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं. आप एक बार ट्राई कर सकते हैं. उस पर भी हमने आपको 4 to 5 डेमो लेक्चर्स दिए हैं, और आई विल से यू, आई रिक्वेस्ट यू दैट एटलीस्ट अटेंड 3, 4, 5 लेक्चर्स, देन मेक अ डिसीजन. इफ यू थिंक दैट इट इज वर्थ, देन कंटिन्यू, अदरवाइज यू हैव एग्जिट, यू कैन एग्जिट. ओके, नाउ लेट अस कम टू आवर स्ट्रैटेजी. बेसिकली हम लोग जो स्ट्रैटेजी लेकर के आगे बढ़ेंगे, ये बैड स्ट्रैटेजी है और हाउ इट इज सिग्निफिकेंट. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब सिविल्स की तैयारी करते हैं तो आप देखिए आपको 3 लेवल की तैयारी करते हैं. 3 लेवल की तैयारी करते हैं. ये 3 तैयारी होती है मेरे एक्सपीरियंस में. ये 3 लेवल की तैयारी है. फर्स्ट लेवल की तैयारी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लेवल प्रिपरेशन? आपको सीनियर बताते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो क्या कहते हैं? एनसीईआरटीज पढ़ लो. स्कूल के लेवल के कुछ बुक्स भी हैं, जैसे आईसीएसई की बुक्स हैं, एनआईओएस की बुक्स हैं, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बुक्स हैं, तो कहते हैं बुक्स पढ़ लीजिए. अब इसको पढ़ने में आप कितना समय लगा रहे हैं? तो कोई 6 महीना लगाता है, कोई 4 महीना लगाता है, कोई 1 साल भी लगा देता है. फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? या तो आप कोचिंग लेते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं. या तो आप कोचिंग ले रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं. अब हो क्या रहा है? आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस पढ़ा, ऐसे आपने कई सेगमेंट एनसीईआरटी के पढ़े, और पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, मतलब पढ़ते गए और भूलते गए. जैसे जैसे समय गुजरता भूलते चले जाते हैं. जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, फिर से आप वहीं जीरो पर आ जाते हैं. हाँ, आपके अंदर एक धुंधला सा एक एक्सपीरियंस होता है कि मैंने वो एनसीईआरटी में कहीं पढ़ा था. तो ये जो 6 मंथ आपका यहाँ लग गया, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स या कोचिंग में लग गए. ये एडवांस लेवल है. ये एडवांस लेवल में आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे तो इसमें आप पढ़ रहे हैं रिसर्च कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च मटेरियल्स आप पढ़ते हैं. यही तो पढ़ते हैं एडवांस लेवल में. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जैसे अगर मैं आपको पॉलिटी की बात करूंगी तो आप सबसे पहले नाम आप बताएंगे एम लक्ष्मीकांत.
लेकिन अगर मुझसे पढ़े कि सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ के केवल आप सिविल सर्विस के मेंस का आंसर नहीं लिख सकते, आपको डीडी वासु भी पढ़ना पड़ेगा, पीएम बख्शी की अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ग्रेनविल ऑस्टिन भी रेफर करना पड़ेगा, ऑस्टिन कोई पढ़ नहीं पाता है। और कुछ रिसर्च कंटेंट भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी रिसर्च बेस्ड हैं, जैसे अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से कंपैरिजन करना है, देन यू नीड टू गो थ्रू रिसर्च कंटेंट। अब इसको पढ़ने में आपका एक लंबा समय जाता है, इट टेक्स अराउंड 1 ईयर टू 1.5 ईयर, इट टेक्स 6 मंथ्स ये चला गया, फिर यहाँ आपने पढ़ा 1.5 ईयर इसमें आपने लगा दिया, फिर आपने प्रीलिम्स दिया, कुछ लोगों ने पास किया, ज्यादातर लोगों ने फेल किया, जिसने पास किया उसने मेंस की परीक्षा लिखी, जिसने मेंस की परीक्षा लिखी उसको लगा रहे यार मैंने कंटेंट तो ये पढ़ लिया था लेकिन मैंने डायनामिक तरीके से नहीं पढ़ा। अब वो डायनेमिक कंटेंट क्या है, तो न्यूज़पेपर, हाँ पढ़ा है न्यूज़पेपर, लेकिन क्या उसको पॉलिटी के कंटेंट से इंटर रिलेट किया, गवर्नेंस से इंटर रिलेट किया, इंटरनेशनल रिलेशन से इंटर रिलेट किया, क्या आपने एथिक्स से उसको इंटर रिलेट किया, क्या आपने हिस्ट्री से, आप कहेंगे हिस्ट्री में डायनेमिक कंटेंट का, हिस्ट्री में भी डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपने उसको सोसाइटी से इंटर रिलेट किया, क्या आपने उसको ज्योग्राफी से इंटर रिलेट किया। अगर आपने नहीं किया, आपको लगता है ये चीज मेरी मिसिंग है, और ये मिसिंग चीज को फिल करने में आप 2, 3, 4 साल निकाल देते हैं। तो ये जो कंटेंट है, सपोज मैं आपसे एक टॉपिक, सबसे सिंपल टॉपिक में फंडामेंटल राइट लेकर आपको समझाऊंगा कि कैसे बेसिक, एडवांस्ड और डायनेमिक तीनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है। जब आप बेसिक, एडवांस, डायनेमिक तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, आपने टॉपिक चुना पॉलिटी का, उसका बेसिक टॉपिक्स पढ़ा, उसका एडवांस टॉपिक्स पढ़ा, उसके डायनेमिक टॉपिक्स पढ़े, और जब आपने इंटर रिलेट कर लिया, मतलब ये आपकी कंप्लीट तैयारी। तो एनसीईआरटी पढ़ के फिर 6 महीना 8 महीना लगा के फिर आप एडवांस बुक्स पर आ रहे हैं, फिर आपने एडवांस बुक से एग्जाम दे दिया, और उसके बाद फिर अगले अटेम्प्ट, तीसरे चौथे अटेम्प्ट में आप इन सब चीजों को इंटर रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये कि 5 ईयर प्लान है, और अभी तो भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान को खत्म ही कर दिया 2014 से। आपका जो, मतलब मैं सटायरिकली कह रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप देखेंगे तो वो डायनामिक क्वेश्चन, पहले भी यूपीएससी के पेपर डायनामिक हुआ करते थे, लेकिन अब डायनामिज्म थोड़ा ज्यादा है, मूविंग पेपर है। और मूविंग पेपर का मतलब ये नहीं कि केवल आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आईएएस बन जाएंगे, तब तो कोचिंग की जरूरत नहीं थी, मेरी भी जरूरत नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए आईएएस बन जाइए, किसी कोचिंग की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर और मैगजीन है, ये स्टैंडर्ड कंटेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इससे इंटर रिलेटेड होना चाहिए, और उसमें कुछ रिसर्च भी एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक वर्ड मैं आपको कहूं, जुडिशियल डेमोक्रेसी, आपने वर्ड कभी सुना नहीं होगा, जुडिशियल डेमोक्रेसी। रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, आप शोध गंगा में जाएंगे आपको लाखों थीसिस मिलेगी, वहां रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है, एमआईटी में रिसर्च हो रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ में रिसर्च हो रहा है, ऐसे ही इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रहा है। वो रिसर्च पेपर से कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, ये रिसर्च कंटेंट है। तो रिसर्च कंटेंट से भी क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। ये सही है कि ऑप्शनल में ज्यादा पूछती है, जीएस में कम, लेकिन जीएस में भी रिसर्च कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये रिसर्च पेपर है, ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने मेंस में, 2019 में शायद पूछा है मेंस एग्जामिनेशन में, पेपर 2 GS2 में। तो वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर रिसर्च कंटेंट है। ऐसे ही रिसर्च कंटेंट्स बहुत सारे होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको एक साथ मिलाकर पढ़ना, ये जो स्ट्रैटेजी है आपके टाइम को बहुत सेव करती है। और इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज मैं एक टॉपिक फंडामेंटल राइट चुनता हूं, जैसे मैंने एक फंडामेंटल राइट टॉपिक अगर ले लिया, हाउ दिस फंडामेंटल राइट टॉपिक कैन हैव बेसिक कंटेंट्स, दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज क्लियर Ankush, is it clear? So what is our bad strategy? What is our bad strategy? Bad strategy is you should not study NCERT once for 6 months, then studying standard books and then coming to interrelating these things. You have to do the basic, advanced and dynamic portions together. Means you read a topic of NCERT as basic content, simultaneously, means after that read the standard content from there, and then
interrelate those contents from the current developments or dynamic portions. So what is here suggested? What is our bad strategy here? Our bad strategy is definitely it is bad because people will criticize it too much, because everyone suggests that NCERT first. But NCERT you studied for 6 months and then you started reading standard books. That standard books took 1.5 years at least. You appeared in examination, and after the poor result you found that no, I could not interrelate things. I could not make it dynamic. I could not make it moving. I could not interrelate with the current developments properly because syllabus is vast, time is very limited. In that case, another 1 or 2 years to learn integrating those contents, then basic 6 months, standard books 1.5 years, then 2 years further for the dynamic contents. It's a 4 to 5 years plan, so 5 years plan basically. But we suggest what? We suggest that we can integrate things. Means you pick a topic from the syllabus, do its basics, do their advanced topics, complete the dynamic portion, interrelate them, and make the syllabus for once and all complete. Register, prepare it, start writing, develop your writing skills, bring changes in your personality, soft skill development, so that you can properly interrelate phenomena relating to society's various dynamics, including justice, equality, fraternity, etc., or other principles of constitution. So it should be done at a time. And the best example I am taking here, suppose I am going to teach you fundamental right, for example. तो फंडामेंटल राइट जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास में कुछ बेसिक टॉपिक्स है, मैं क्या पढ़ाऊंगा. आप फंडामेंटल राइट कैसे पढ़ते हैं? तो आपने पढ़ना शुरू किया फंडामेंटल राइट के बारे में, तो आपने आर्टिकल 13 से पढ़ना शुरू किया, 13, 14, 15, तो 13 के बाद 14 से आप राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, फिर राइट टू फ्रीडम. दैट वे यू स्टडी. It's okay, but you should understand that what is right basically. Suppose you are writing something about fundamental right, then you must know what is right. Now this is right, concept of right. Then there is legal right, constitutional right, and fundamental rights. These three rights are different. Differentiation should be established. What is the basic difference between these three rights? So legal right is that right provided by ordinary law. Constitutional right is there in the constitution, but not in part 3. If not in part 3, it is not fundamental right. So something which is in part 3 fundamental right, something which is in part 3 means it is safeguarded by article 32. So this I will be teaching. So basic topics, concept of right we will study, then legal rights, constitutional rights, fundamental rights. Provisions we will do. Provisions are very limited part. Okay. Then rights beyond part 3. There are certain rights beyond part 3 that is constitutional in nature. Justiciable rights, and what is the role of judiciary here? Judicial review. Okay. Then basic topics we have. Then we have advanced topics. Advanced topics are a critical analysis of fundamental rights. हम लोग fundamental right को critically कैसे analyze कर रहे हैं? तो इसमें exceptions to fundamental right. Means people talk about right to freedom of speech, but they don't care that their freedom of speech is countering others' right. Article 19(1)(2) you study, there are various exceptions to this. Restrictions states can impose. So exceptions to fundamental right we'll study. Now fundamental right and human right, are they same? Are they same? Means there are certain human rights mentioned in the UN's charter but may not be present as a fundamental right. Like suppose if we talk about right to development, it is initially given by UN since 1985 as human right, but it is not a fundamental right. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, बट ये फंडामेंटल राइट है नहीं ह्यूमन राइट्स, सॉरी ये राइट टू डेवलपमेंट. सो फंडामेंटल राइट क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, कहां पर ये कोइंसाइड करते हैं?
क्या हमें सारे ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए? अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, कोई ऐसा सर्कमस्टांस अराइज होता है। फंडामेंटल राइट एंड नेचुरल राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल राइट्स फिलॉसफी है। नेचुरल राइट के बहुत से फिलोसफर हैं। जॉन लॉक की आइडिया को थॉमस जेफरसन ने, जब वो बिल ऑफ राइट्स ड्राफ्ट कर रहे थे, बिल ऑफ राइट्स को अमेरिका के फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया 1791 ऑनवर्ड्स, 1791 में। सो 10 जो अमेंडमेंट्स हुए उसमें फंडामेंटल राइट या बिल ऑफ राइट्स आया, तो वो नेचुरल राइट पर बेस्ड है। हमारा फंडामेंटल राइट नेचुरल राइट पर बेस्ड नहीं है। तो नेचुरल राइट है क्या बेसिकली, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं और कैसे वो हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। हमारे जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया नेचुरल राइट के कुछ कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल राइट में इंसर्ट करने के लिए, वो क्या है। फिर फंडामेंटल राइट इन कंपैरिजन टू विथ यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस। आप पाकिस्तान से भी, अब तो पाकिस्तान से वॉर हो चुका है इंडिया का, तो आप इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट हमारे में क्या डिफरेंस है। डज चाइनीज प्रोवाइड दिस राइट, क्या चाइनीज ये ऐसा राइट दे रहे हैं? तो चाइना में फंडामेंटल राइट की पोजीशन क्या है, हम इसको स्टडी करेंगे, हमारा एडवांस टॉपिक है। कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। आप देख रहे होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आप मेनका गांधी केस में सबसे क्लियर कट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 किया, और आर्टिकल 21 को एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की। आर्टिकल 21 by Supreme Court in Menka Gandhi case 1978, Supreme Court said that right to life and personal liberty is not depending on procedure established by law, because procedure established by law may be unjust, unfair, not reasonable. Then there must be reasonable procedure established by law. अब इसी रीजनेबिलिटी को लेकर के फ्यूचर के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिए गए। जैसे आप बहुत सरप्राइज्ड होंगे जानकर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया, वो आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके बताया। जेपी उन्नीकृष्णन के केस में भी बोला और मोहिनी जैन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो हम लोग वी विल बी स्टडिंग, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, ये बेसिक टॉपिक्स नहीं है। बेसिक में तो आप केवल सिंपल पढ़ रहे हैं, राइट का कॉन्सेप्ट क्या है, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मेंशन्ड है वो क्या क्या हैं, पार्ट 3 के बियॉन्ड कौन सी राइट्स हैं, जस्टिसिएबल राइट्स क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा। लेकिन एडवांस टॉपिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, ह्यूमन राइट्स से कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, नेचुरल राइट्स से कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इवन पाकिस्तान, चाइना से कंपैरिजन करके इसको देख रहे हैं, और कोर्ट कैसे आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट कर रहा है, अदर स्कोप ऑफ राइट्स ला रहा है। और आप उसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स भी कुछ टॉपिक्स पर हैं, तो वो डिबेट भी हम लोग पढ़ेंगे, और ड्यू प्रोसेस का क्या स्टेटस है इस मामले में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एडवांस टॉपिक्स। एडवांस टॉपिक्स में फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, अमेरिका में एब्सोल्यूट है, हमारे यहाँ नहीं है। अमेंडेबिलिटी क्या है, क्या हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो भी है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट इन कंपैरिजन टू डीपीएसपी। पहले डीपीएसपी को सुप्रीम माना गया, बाद में फंडामेंटल राइट को कहा गया सुप्रीम है, लेकिन अब कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से सुप्रीम माना जाता है। वो क्या है, उसकी बारीक स्टडी जब आप करते हैं, ये आपका एडवांस टॉपिक है। और अगर डायनामिक टॉपिक आपको समझना है, क्या है ये डायनामिक टॉपिक, तो डायनामिक टॉपिक में सपोज हम रिजर्वेशन को उठाते हैं, मैंने 2 ही टॉपिक्स लिया है आपको समझाने के लिए। एक सपोज इशू ऑफ रिजर्वेशन, तो you must be knowing that Article 16 of Indian Constitution gives scope of reservation. One thing I must make it here clear, that reservation is not a fundamental right. सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में इस बात को रिपीट किया है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इस बात से आप निश्चिंत रहें कि आप कहेंगे कि आर्टिकल 16 में राइट दिया गया है रिजर्वेशन का, ये गलत है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि स्टेट कैन मेक लॉ इन फेवर ऑफ सर्टेन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब उसमें इकोनॉमिकली भी जोड़ दिया गया, जिससे कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है स्टेट कैन मेक लॉ, मत स्टेट्स लॉ कैन गिव यू राइट टू रिजर्वेशन. सुप्रीम कोर्ट सेज नो, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं लिखा हुआ है, वो स्कोप दे रहा है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, और उस लॉ से रिजर्वेशन मिल रहा है आपको. तो अब ये रिजर्वेशन एक इशू है जो आर्टिकल 16 से और डेफिनेटली आर्टिकल 16(4) से जुड़ा हुआ है. ये आर्टिकल 16(4) से जुड़ा हुआ है, इट्स रिलेटेड टू दिस. तो अब ये क्या रिजर्वेशन से सीधा क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा. अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, या आप इन टॉपिक्स को, जो हम डायनामिक टॉपिक है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे हम अपने आंसर में हम इसको यूज कर सकते हैं. तो आप इसमें देखिए, एक डायनामिक टॉपिक है हमारा, इज रिजर्वेशन अ जस्टिफाइड एंड रैशनल प्रोसेस. रिजर्वेशन तो राइट है, जस्टिफाइड है, रैशनल है, लेकिन जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या वो जस्टिफाइड है? फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात आप समझिए ऐसे कि अभी पॉलिटिक्स की वजह से नए नए कास्ट को रिजर्वेशन का स्टेटस दिया गया. मैं आपको थोड़ा सा, कास्ट लैडर है ये कास्ट लैडर है, इसको मैं आपको समझाता हूं. ये कास्ट लैडर है. नहीं, अब जो इस कास्ट में, ये जो कास्ट है, ये यहां पर पिछड़े हैं, ये बैकवर्ड है बहुत ज्यादा, ये बैकवर्ड है, मतलब नीचे पायदान पर है, और इनके कंपैरिजन में ये फॉरवर्ड है, इनके कंपैरिजन में फॉरवर्ड है. जब पहली बार रिजर्वेशन दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया होगा, तो इसमें इन लोगों को चुना गया कि अरे ये तो बहुत बैकवर्ड है, दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन. इनको आइडेंटिफाई किया गया. फिर कमीशन बैठा, उसने देखा कि नहीं, कुछ लोग छूट रहे हैं, इसको भी डाल देते हैं इसमें. जो वाकई में पिछड़े थे, दोज हु वर रियली वेरी बैकवर्ड, दे केम टू द फर्स्ट लिस्ट. लेकिन बाद में कुछ ऐसे लोग भी आ गए, सॉरी छूट गए थे, जिनको यहां होना चाहिए था. अब ये जो एडिशन हो रहा है कास्ट में, ये तो पॉलिटिक्स से हो रहा है. भाई पटेल कहते कि हमको बैकवर्ड क्लास स्टेटस दो, गुजर कहते हैं हमको एसटी स्टेटस दो. ऐसे बहुत सी जातियां, वो कास्ट हैं, वो मांग कर रही हैं कि दे मस्ट बी गिवन दी स्टेटस ऑफ एससी एसटी, मांग कर रहे हैं. हाँ, नहीं, इसमें नुकसान क्या है कि सपोज मैं एक, अदरवाइज नहीं लें जो पटेल हैं वो, कि सपोज पटेल बहुत समृद्ध हैं गुजरात में, दे आर वेरी एडवांस्ड कम्युनिटी, सपोज दे कम हियर एज अदर बैकवर्ड क्लास, और टोटल 27% सीटें हैं ओबीसी को. तो अब ओबीसी फाइट कर रही है, तो उसमें पटेल या कोई और उनके जैसा कास्ट अगर ओबीसी लिस्ट में चला आता है, मैं फिर से कह रहा हूं, पटेल कम्युनिटी शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम सेइंग दे आर एडवांस्ड, they are forward in comparison to other caste. So if they come in this ladder here, then definitely people from Patel community will be getting advantage of reservation more. इनको चांस कम मिलेगा, ये वीड आउट हो जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस रिजर्वेशन देने का है, इसके जस्टिफिकेशन प्रोसेस पर हमको डिस्कस करना है, इसे हमें समझना है. जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल अभी दिया, वैसे ही इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कोटा विद इन कोटा, ये सब डायनेमिक टॉपिक्स हैं, ये सब डायनेमिक टॉपिक्स है. कोटा विद इन कोटा, एक तो आपने कोटा दे दिया, उसके अंदर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अलग से. प्रमोशन में रिजर्वेशन, एससी एसटी को है, ओबीसी को अभी नहीं है, क्या होना चाहिए? इज रिजर्वेशन अ फंडामेंटल राइट, क्या इसे को फंडामेंटल राइट बना दें? रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी डिस्कस कर रहे थे अभी, हिंदू में न्यूज़पेपर, कई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया कि जो गवाही हैं, ऐसे जो एससी से आए हुए लोग बहुत कम हैं, शेड्यूल ट्राइब से आए हुए लोगों की संख्या तो बिल्कुल नगण्य है. शुड देयर बी रिजर्वेशन? क्या वुमेन्स रिजर्वेशन होना चाहिए जुडिशरी में? अब एक और भी क्राइटेरिया, डोमिसाइल क्राइटेरिया जस्टिफाइड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. कई सारे राज्यों ने ये पॉलिसी लाई है, तो कितना जस्टिफाइड है? तो ये डायनामिक कंटेंट्स है, ये डायनामिक टॉपिक्स रिजर्वेशन के. वैसे अभी देखिए इंडिया में रिलीजियस इश्यूज पर बहुत बवाल मचा हुआ है.
चारों तरफ मेजोरिटी माइनॉरिटी मेजोरिटी माइनॉरिटी बात चल रही है, और कोई भी ब्यूरोक्रेट चाहे कितना भी, मतलब ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो सेकुलर रहे, लेकिन वो कितना भी अपने आप को सेकुलर रखने की कोशिश करेगा, वो इस टॉपिक डिस्कशन से, इस सोशल माइंडसेट से वो परे नहीं रह सकता। लोग ब्यूरोक्रेसी में सोसाइटी से ही आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर वो रिलीजियस लाइन पे नहीं सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। रिलीजियस लाइन पर सोचकर उनको सेकुलर बनना होगा, ये रिक्वायरमेंट है। पर डिबेट तो डिबेट है, डिस्कशन हो रहा है, इस पर कई तरह की मांग हो रही है। अब जैसे ट्रिपल तलाक है, इस पर बहुत बहस हुई। जो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट है वो कह रहा है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है वो कह रहा है कि ट्रिपल तलाक जो कंजर्वेटिव वो कहते हैं होना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव है कह रहे हैं इसको खत्म कर देना चाहिए, सरकार ने जो कानून बनाया वो सही है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अभी सबरीमाला से लेकर कुछ केसेस, सबरीमाला और उसके पहले कई केसेस आए, उस पर सुप्रीम कोर्ट को इस टॉपिक पर डिस्कस करना है। ये जिसने 2-2.5 साल तैयारी की है उसको पता होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी वर्सेस राइट टू रिलीजन। मतलब क्या रिलीजन के सभी चीजें एसेंशियल हैं, क्या वो सभी टीनेट्स, जैसे बात हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी की, वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। तो वो जो वक्फ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी रखना क्या वो रिलीजियस राइट के अंदर आता है? तो रिलीजन के कुछ खास टीनेट्स हैं, वो एसेंशियल कंपोनेंट हैं। वो एसेंशियल कंपोनेंट क्या होने चाहिए? क्या कपड़ा भी एसेंशियल कंपोनेंट होना चाहिए, जैसे हिजाब या तिलक लगाना या पगड़ी? सिख में तो कहा गया कि ये 5 चीजें हैं, उसमें पगड़ी भी एक आता है, लेकिन हिंदुइज्म में तिलक ऐसा कहीं कहा नहीं गया। या इस्लाम में इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि हिजाब भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है? तो इसका डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगी। अब ये केस पेंडिंग है कि कौन से एसेंशियल डायनामिक्स ऑफ रिलीजन है। तो उस पे कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी। अब वो एसेंशियलिटी भी डिसाइड नहीं हुआ है। सबरीमाला पर रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था, 5 जज बेंच फिर 9 जज बेंच ने उसको सुना था, 3 जज बेंच फिर 9 जज बेंच ने सुना। फिर उसने कहा कि नहीं, रिलीजन बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो और बड़ा जज बेंच उसको सुनना चाहिए। अभी तक इस पर फाइनल डिसीजन आया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फाइनल बात की नहीं है, तो अभी ये पेंडिंग है। पर ये हमारे लिए एक डायनामिक टॉपिक है, इस पर हमको ट्रैक करना पड़ेगा। फिर एक इशू चल रहा है कि हिंदू जो है वो जिस टेम्पल को मॉस्क बना दिया गया या जिसपे चर्च बना दिए गए, तो उसको रिक्लेम करने के लिए फाइट कर रहे हैं, जगह जगह पे पिटीशन फाइल किया जा रहा है। तो उसको एक ब्यूरोक्रेट के नजरिए से देखने की जरूरत है। जैसे संबल में वायलेंस हुआ, मथुरा में पिटीशन है, आप जानते होंगे जिसने मथुरा विजिट किया है कृष्ण जन्मभूमि, दैट जो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का, कृष्ण जी का जन्म जहां हुआ, वहां पर मस्जिद सटा हुआ है, तो वहां पर क्लेम कर रहे हैं। ऐसे कई प्लेसेस है जहां पर हिंदूज कह रहे हैं कि ये हमारा टेम्पल है, हमें मिलना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में एक कानून आड़े आ रहा है, वो है वर्शिप, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये दोनों कैसे रिलेटेड, इसका इंप्लीकेशन क्या है, ब्यूरोक्रेट के रूप में आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वक्फ प्रॉपर्टी, ये अभी केस चल रहा है, कोर्ट ने इस पर टेम्पररी कुछ प्रोविजंस पर होल्ड लगा दिया है, पर ये केस चल रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये डायनामिक टॉपिक है हमारा। इसके अलावा आप देखेंगे, कुछ और ऐसे इश्यूज हैं जो रिलीजन से रिलेटेड बहुत सेंसिटिव है, जिसमें कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं इस्लाम में जिसको कि इनह्यूमन कहा जा रहा है। जैसे कुछ प्रैक्टिसेस जोरोस्ट्रियन रिलीजन में है जिसको इनह्यूमन कहा जा रहा है, हिंदुइज्म में भी पहले थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। कांट्रिसिज्म से रिलेटेड, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस या एनिमल सेक्रीफाइसेस रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे। तो ऐसे कई चीजें हैं जो डिबेटेबल हैं, जो करंट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे सेकुलर वर्ड है, उसको फ्रांस से कंपैरिजन करके पूछा गया, तो इस सेकुलर वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस इंग्लैंड में है और उसका क्या इंप्लीकेशन है। अभी ऐसा कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स लिखते हैं, कि इस्लामाइजेशन की वजह से इंग्लैंड में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है फास्टर, और वहां पर भी सेकुलर वर्ड पर डिबेट शुरू हो गया है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दे, इंग्लिश सेकुलरिज्म को इंडिया से कंपैरिजन करने की बात हो, फ्रेंच सेकुलरिज्म को इंडिया से कंपैरिजन करने की बात हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं।
तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये बेसिक टू एडवांस टू डायनामिक, ये हमारा एक अप्रोच है जो हमें डिस्कस करना है। तो ये आपने हमारी स्ट्रेटजी पढ़ लिया, समझ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर गोल में हमने फर्स्ट तो ये कि हमें हमारे कोर्स का फीचर क्या है ये हमने समझा। सेकंड, हमने वाई लेस फीस पर बात की आपसे, और थर्ड हमने आपसे डिस्कस किया जो हमारी बेसिक एडवांस एंड डायनामिक टॉपिक है, हमने ये डिस्कस किया। अब हम लोग आज पॉलिटी का डिस्कशन आपसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बेसिक बातें जब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, अभी तो हमने अप्रोच समझा। जब हम क्लास करते हैं, व्हेन वी डिस्कस थिंग्स, वी आर इन क्लास, यू आर इन क्लास, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट बी फोकस्ड। पहला चीज फोकस्ड होना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में हमारे पास एक एडवांटेज होता था कि स्टूडेंट सामने बैठा है और हमारी नजर सब स्टूडेंट पर होती थी, और कोई स्टूडेंट अगर मोबाइल देख रहा है या अपने दोस्त से, फ्रेंड से बात कर रहा है तो हम उसको डांटते थे। यहां पर आज के युग में स्टूडेंट को खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन because there is no guardianship existing as present. Your parents have given you mobile, laptop, separate room, and you have to decide your fate. So it's good that you are independent, but it is equally bad that nobody is there as a support psychologically to see whether you are in right direction or not. तो एक डिमेरिट भी है। इसमें जरूरत क्या है? You must be self disciplined. फोकस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपने कुछ भी मिस किया, जो मैंने अभी आपको बैड स्ट्रैटेजी बताई, अगर आप उसके एसेंस को समझ लेते हैं तो आप अपना 2 से 2.5 साल का कीमती समय सेव कर सकते हैं। यू कैन सेव योर टाइम। मैं नहीं कह रहा आप मेरे पास ही पढ़िए, आई डोंट से, मैं कभी नहीं कहता, मैंने कभी भी नहीं कहा। हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे पढ़ाएंगे, आपके साथ पढ़ के डेमो तो एटलीस्ट आप ले ही सकते हैं, और डेमो आपको खुल के लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आए प्लेटफॉर्म पर 5 मिनट बैठे फिर चले गए। आप क्या जानेंगे मेरे बारे में? यू कांट अंडरस्टैंड। और ऐसे ही ट्रायल आप करते रहेंगे, 100, 125, 150, 200 एकेडमी से ट्रायल करिए, 5 मिनट में यू कांट जज एनीवन। स्पेंड टाइम, वी आर नॉट चार्जिंग। स्पेंड 3-4 डेज, 3 से 4 दिन आप स्पेंड कीजिए। आपको अच्छा लगता आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद 1 महीने के बाद आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कंटिन्यू कर सकता फर्दर, इसीलिए तो हमने एग्जिट ऑप्शन रखा है आपके लिए, यू कैन एग्जिट। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप आईएएस बन जाएं। मेरे पास तो है ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको आईएएस बना सकती है। क्या आप उसको लेने में सक्षम है? आर यू केपेबल ऑफ ड्राइविंग फ्रॉम मी or snatching from me, learning from me, which can make you IAS? It depends on you. So many students have taught. मैं ऐसे रिजल्ट छापने वाला कैंडिडेट कभी भी टीचर नहीं रहा। 19 years मैंने तो 12 साल अपनी एकेडमी चलाई, कई सेंटर्स चलाए, मैंने कभी रिजल्ट्स कंपटीशन में अपने आप को नहीं डाला। बहुत सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो लिखते हैं, बोलते हैं, टच में हैं, मेरे घर आते हैं, उनकी शादियों में मैं गया हूं, so many of them, and they admire even today. अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स उससे ज्यादा मेरे टच में, 15 साल पढ़ाए हुए भी, बिकॉज दे एडमायर मी। तो आप पढ़िए, समझिए, फिर आपको नहीं अच्छा लगता आप छोड़ दीजिए, बट स्टिक टू। When you are studying with me, focus is must. Primary thing, you must be focused. Second thing, you must have a register. Register is very important. What I am teaching, you can make a running notes of that. I will give you specific dictation also. जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको लिखते जाइए, फिर मैं आपको जो लिखाऊंगा आप उसको लिखिए, और फिर मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको आप बॉक्स में नोट के रूप में बनाइए। इतना आपको करना चाहिए। इट्स अ फर्स्ट रूल ऑफ द गेम। कई रूल्स हैं, मैंने गोल्डन प्रिंसिपल्स भी लिखे हुए हैं पहले मेरी किताब में। गोल्डन प्रिंसिपल्स भी एक एलिमेंट है। गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ वेरी गुड स्कोर, कैसे आप
आंसर लिखते हैं उसका भी गोल्डन प्रिंसिपल, उसमें 12-13 तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स हैं उसके। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत इंप्रूव कर जाएगी। तो मैं समय समय पर आपको प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा, आपको ओरिएंट करूंगा, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल डालने की कोशिश करूंगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन पॉलिटी। पॉलिटी टॉपिक हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी से देयर इज अ GS2, there is GS2 and in GS2 we have polity number 1, governance number 2 and international relationship number 3. Polity, governance and IR, 3 segments are there in GS2. Polity and governance are overlapping, these two contents are overlapping, ये दो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, but they are having some specific component in governance जिसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। तो first comes in GS2 we have polity, governance and IR. Polity, governance are interrelated, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, and IR is a separate domain. International relation is a separate domain. Okay. Now what constitutes polity? When we say polity, I'll discuss those who have joined just now. So for them, I'll be discussing about the feature of the course also. I have discussed it. You first thing, you attend the class, you spend some time, then only you can recognize whether you should join this course or not. To make a fair judgment is needed. I don't say join our class, but to make a fair judgment, you must attend the class properly. जैसे YouTube चैनल में जाते हैं और तुरंत भाग जाते हैं, उससे कोई फायदा आपका नहीं होता। जिसने वीडियो लेक्चर दिया है उसका भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, लेकिन आपका वेस्ट हो रहा है टाइम। 5 मिनट आपने देखा, कुछ नहीं, वेस्ट हो गया। तो स्पेंड सम टाइम टू डिसाइड, मेक डिसीजन रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी, कैजुअल अप्रोचेज कैन नॉट हेल्प यू। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी कोर्स फीचर्स अगेन, हमारे कोर्स का फीचर क्या है। तो वी डिस्कस व्हाट इन GS2 वी हैव, in GS2 we have, sorry, polity, governance and IR, 3 things are there in GS2. In polity's domain is what? If we are studying polity, suppose, what are the domains in polity we have to study? Indian Constitution number 1. So Constitution is number 1. Number 2, powers and functions of branches of government. Now, I should make you clear that Indian Constitution talks about powers and functions of government. लेकिन सारे powers जो government के हैं, it's not coming through Constitution. Constitution ने कुछ चीजें define की और कुछ चीजें law से, statute से, convention से, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट से पावर और फंक्शंस गवर्नमेंट के ब्रांचेस के डिसाइड हो रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिटी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इन पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम जैसे वी आर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, वी आर लिबरल डेमोक्रेसी, इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल प्रोसेस, इसमें इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम हमें पढ़ना है, उसमें
पॉलिटिकल प्रोसेस और स्ट्रक्चर पढ़ना है. दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द पॉलिटी. फोर्थ इज पब्लिक पॉलिसी. पॉलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. आई विल डिस्कस विद पैसेज ऑफ टाइम. फिर पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर. देन पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो गवर्नेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस डिसाइड करती है, उसको हम पॉलिसी कहते हैं. पॉलिसी इज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट्स गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स. उसका सपोज हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के एक्टिव डायरेक्टिव्स और एक्शन बेस्ड गाइडलाइंस हैं कि आपको कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड लेवल का बनाना है, कैसे समय के साथ एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है. उस पर बहुत तरह के स्टेप्स लिए गए, उसको कुल मिलाकर कहा गया पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी. तो पॉलिसी बहुत से छोटे छोटे डॉक्यूमेंट से मिलकर बनता है. मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी बहुत इन डेप्थ पढ़ाया है, तो इसको बहुत क्लियरली समझाऊंगा. इसको टफ एरिया माना जाता है. और फिर सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, मतलब सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो इंटरेक्ट करती है, तो वो इंटरफेस पॉलिटी का पार्ट है. तो क्या क्या सेगमेंट हम पढ़ते हैं पॉलिटी में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर, पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस. गवर्नेंस में लिख लिया सबने? गवर्नेंस में हम क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, जैसे मैं आपको पहले इसको बताने के पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. कैबिनेट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कैबिनेट, जब हम वर्किंग कैबिनेट की बात करते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मिनिस्टर हैं, जैसे राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, या निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं. इनको पावर मिलता है आर्टिकल 74, 75, 78 से. जब आप कैबिनेट की पावर स्टडी करेंगे तो आर्टिकल 74, 75, 78 से कैसे मिलता है हम उस पर बात अलग से करेंगे. लेकिन ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके नाम के आगे कैबिनेट वर्ड जुड़ा हुआ है. ये वर्ड कैबिनेट आर्टिकल 74 में भी लिखा नहीं है, 75 में भी कैबिनेट वर्ड नहीं लिखा, 78 में भी कैबिनेट वर्ड नहीं लिखा हुआ है. सभी जगह वर्ड मेंशन है क्या? मेंशन क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट की जगह क्या वर्ड मेंशन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM. लेकिन हमारे यहां 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर. और ये तीनों के बारे में यहां कोई चर्चा नहीं है, नो डिस्कशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब एक्चुअल वर्किंग में, हाँ कैबिनेट वर्ड एक जगह मेंशन है आर्टिकल 352 में. जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, तो इमरजेंसी उन्होंने बिना किसी से पूछे लगा दिया था. 24 जून इवनिंग में वो गई, फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे भारत के, और इवनिंग में जाके उन्होंने से कहा कि ये एक डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है. अली अहमद ने पहले साइन किया, ऐसा कहते हैं, सटायरिकली कहा जाता है इसको, मुरारजी देसाई ने भी एक स्पीच में कहा था. तो वो गई और उनसे कहा साइन कीजिए, उन्होंने साइन किया. साइन करने के बाद पूछा, ओ मैडम व्हाट इज दिस? शी सेड, ओ इट्स अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. देन ही आस्क्ड, हैव यू डिस्कस्ड द कैबिनेट ऑन दिस सब्जेक्ट? सी दे विल बी इन्फॉर्म्ड टुमारो. और ये ट्रुथ है
कि दूसरे दिन सुबह रात के 12 बजे इमरजेंसी प्रोनाउंस कर दी गई ऑल इंडिया रेडियो पे, सब लोग सो जाते हैं, सुबह मिनिस्टर्स को पता चला कि इमरजेंसी लग गई। तो जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी खत्म होती है, फिर से चुनाव होता है, 78 में जनता दल की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर एक अमेंडमेंट आता है, उसको कहते हैं 44th अमेंडमेंट। 42 इंदिरा ने लाया था, 44। तो 44th अमेंडमेंट में ये वर्ड कैबिनेट पहली बार आर्टिकल 32 में लिखा, 352 में लिखा गया। 352 मतलब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, सब पढ़ेंगे आप, अभी जस्ट इंट्रो हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें लिखा गया कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। हो सकता है एक आधा वर्ड इधर उधर हो मेरे, पर ऐसा ही है, ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट वर्ड ओनली मेंशन्ड इन आर्टिकल 352, कहीं और नहीं। तो अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है पर कैबिनेट नहीं है। अब कैबिनेट कैसे काम करेगा, हाउ कैबिनेट फंक्शंस, कैबिनेट की मीटिंग कैसे होती है, कौन उसको चेयर करेगा, कैबिनेट के रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या हैं। आप जानते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है सिविल सर्विस का टॉप मोस्ट पर्सन। अगर आप सिविल सर्वेंट बन के सबसे ऊंचा पोस्ट क्या आपको मिलेगी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी की मिल सकती है, उससे ऊंचा कोई पोस्ट नहीं है। ये सब बातें तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है। अब कैबिनेट का जो ऑर्डर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको क्या कहते हैं, हाउ इट वर्क्स। अपॉइंटमेंट कैबिनेट करता है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट उसके लिए है। हाँ, आपने तो सुना यूपीएससी अपॉइंटमेंट करती है, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर का पोस्ट का अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट करती है। यूपीएससी अपॉइंटमेंट कभी नहीं करती, अपॉइंटमेंट तो काम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का है। यूपीएससी केवल रिकमेंड करती है, सर्टिफिकेशन देती है। तो ये जो बातें हैं गवर्नेंस की बातें, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, तो इसमें गवर्नेंस में हम जो पढ़ेंगे 3 उसका स्कोप है गवर्नेंस में पढ़ने का। क्या क्या है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्न करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शासन कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे ऊपर मिनिस्ट्री बैठी हुई है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटारिएट है, सेक्रेटारिएट के अंदर सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं और डिविजनल ऑफिसेस हैं, रेंज हैं। तो एक कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, वो भी इसी स्ट्रक्चर में आता है। हम पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, पढ़ेंगे गवर्नेंस में। फिर उसके नीचे प्रोसेस ऑफ मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, जिसमें पब्लिक पॉलिसी भी एक है, जैसे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं आपको पढ़ाऊंगा गवर्नेंस के पार्ट में जेल रिफॉर्म्स, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में भी प्रिजन रिफॉर्म भी आया है। हमारा जो तिहाड़ जेल है दिल्ली में, उसमें कैपेसिटी ऑफ द प्रिजनर है 7,000 और कैदियों की संख्या है 15,000। 67% ऐसे कैदी हैं जिनका ट्रायल अभी चल रहा है इंडिया में, टोटल इंडिया में। मेरी बेटी को कुत्ते ने काट लिया था, बहुत सीवियर इंजरी हुई थी उसकी, जान उसकी बच गई किसी तरीके से। तो मेरा बेटा, पेट डॉग था कोई अमेरिकन बुली, तो मेरे बेटे को नफरत हो गई उससे, कुत्ते से, और उनके विरुद्ध एक केस चल रहा है। तो अभी इस मामले को 1.5 साल हो चुका है। तो मेरा बेटा कल मुझसे पूछ रहा था, एक डॉग को देखकर उसने मुझसे कल पूछा, कल बेचारे को चोट भी लगी है, उसने मुझसे पूछा, बेटा पापा क्या हुआ उस केस का। मैंने कहा बेटा हमारे देश में 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और हमारा तो डॉग बाइट का केस है बेटा, ऐसे बहुत से केसेस जो मर्डर के केसेस है, रेप्स केसेस है, कई फैमिली को खत्म कर दिया गया, ऐसे केसेस हैं। ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाकर 10 साल से वो जेल में। क्या तुम्हारी बहन का केस उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जुडिशरी उन्हीं केस को पहले देखेगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन जुडिशरी के पास इतने केसेस पेंडिंग क्यों हैं?
तो हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें ट्रायल कोर्ट्स को बढ़ाना होगा, हमें प्ली बार्गेनिंग लाना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के प्रोसेस को एनहांस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिस रिफॉर्म्स में, प्रिजन रिफॉर्म्स में लाने की जरूरत है। ये सब हम, ये जो हम पढ़ेंगे यहां पर कहां पढ़ेंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का एरिया में पढ़ेंगे, बजटिंग भी उसमें आता है। एंड प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट डिसीजन, ये तो आपने डिसीजन कैसे लिया, पॉलिसी, लॉ, रिफॉर्म प्रोसेस, लेकिन जब ये एक्शन में आ रहा है, आपने जो कोई डिसीजन लिया उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन से हर्डल्स उसमें आ रहे हैं, पंचायती राज में क्या क्या इश्यूज हैं। There are so many things we are going to study in how administration functions. So here in governance we are going to study about governing institutions, process of administrative decision and process of exercising authority to execute decision. This we are going to study in governance. तो हमने आपको बताया पॉलिटी का डोमेन is this, गवर्नेंस का डोमेन इज दिस। क्लियर है? अब मैं आपसे, जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी कोई क्वेरीज अगर आपकी है, आपके पास एक चैट बॉक्स है, नाउ इज इट कमिंग? ओके, किसी भी क्लास में, एक अच्छे क्लास की अच्छी बात क्या होती है, आपको इंटरैक्ट करना चाहिए। You should interact, that you should discuss, ask, reply. ऐसा नहीं है कि आप जब कोर्स जो परचेज कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही इंटरैक्ट करेंगे, पहले भी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं।
आप मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो भी आप मुझसे कोई हेल्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और मैं किसी एक्सपेक्टेशन रिटर्न में हेल्प नहीं करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है एज ए टीचर, माई मोरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको गाइड करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। सो कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so we will be having our discussion on the basis of our strategy will be what? Strategy will be basic to advanced to dynamic। एक साथ ही हम तीनों चीजों पर काम करेंगे, बेसिक टू एडवांस टू डायनामिक। इस पर टाइम लगा के फिर इसको पढ़ना, इसको पहले टाइम लगाया इसको पढ़ने में, फिर इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, ये हमारी स्ट्रेटजी नहीं होगी। हमारी स्ट्रेटजी होगी कि जो भी टॉपिक पढ़ना है उसका बेसिक पढ़ना है, फिर उसका एडवांस पढ़ना है और उसका डायनामिक पोर्शन पढ़ना है। तीनों हमें साथ में पढ़ना है। Now, what is outstanding features of Indian Constitution? पहले मैं आउटस्टैंडिंग फीचर जो वर्ड है, जो चैप्टर है, उसके बारे में बता दूं क्या है। जैसे जब हम किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई मैं टीचर हूं और मेरी उम्र, अब मैं 2-3 साल में 50 का हो जाऊंगा, तो मुझे कैसे मेरी एज को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो मेरे, आप देख रहे होंगे बाल ग्रेइंग हो चुके हैं, कुछ पीछे से बाल थोड़े से उड़े हुए भी नजर आएंगे आपको। मेरे चेहरे पे एक ऐसा फेस का जो एक्सप्रेशन है वो लगता है कि मैं 40s में हूं, लेट 40s में हूं। मुझे आप पहचान पा रहे हैं। और अगर मैं तिलक लगा लूं तो आपको लगेगा मैं हिंदू हूं, पगड़ी लगा लूं तो आप लगेगा कि मैं पंजाबी हूं, सरदार हूं, सिख हूं, क्रॉस पहनूं तो क्रिश्चियन हूं, या एक स्कल कैप पहनूंगा तो मुस्लिम लगूंगा। चश्मा पहन रखा तो आपको लगता नहीं, मुझे थोड़ा कम दिखता होगा दूर का। ये किसी को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी व्यक्ति को, मीन्स पर्सन और अ फेनोमेना, एन ऑब्जेक्ट, देयर इज समथिंग फीचर्स। Now there are some outstanding features which reveal identity of something more clearly. Features help you identify. Outstanding feature makes it more clear. And if you understand outstanding feature of a constitution, like I talk about Constitution of India, then you can understand the political system of that country. तो हम चाइना, कहने को चाइना डेमोक्रेसी है, वन पार्टी डेमोक्रेसी है और वन पार्टी का डोमिनेंस है, पॉलिट ब्यूरो का कंट्रोल है। वो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता कभी भी। तो हमें लगता है कि लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पर लोगों के राइट्स उतने फीजिबली अवेलेबल नहीं होंगे। और जहां मिलिट्री गवर्नमेंट है, तो ऐसे ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कुछ फीचर्स हैं। और ये फीचर्स मैं, आप या हमारे सिविल सर्विस के टीचरों ने ये फीचर्स नहीं दिया है, ये एक्सपर्ट्स ने इस पर बात की है। मेरा जो फीचर का डिस्कशन का बेस है, कई बेस होते हैं। जैसे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, तो आपका बेस एम लक्ष्मीकांत होता है। एम लक्ष्मीकांत में मेरे ख्याल से 17 या 18 फीचर्स मेंशन है। लेकिन मेरा बेस है डीडी बसु। डीडी बसु को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर कहा जाता है, मतलब ही इज द पर्सन, ही इज नो मोर राइट नाउ, बट इनकी बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पॉपुलर एनालिटिकल बुक रही है पॉलिटिक्स के सेगमेंट में, और उनकी एनालिसिस बेस्ट मानी जाती है। ज्यादातर ऑथर्स ने ये बुक है ऐसी डीडी बसु की। इसका रिसेंट वर्जन भी है मेरे पास में, लेकिन ये जब हमने पढ़ा था तब का है ये। इसमें मेरे मार्क किए हुए
मतलब रंगी हुई किताब है पूरी। तो हमारा बेस ये होता है, ज़्यादातर ये इसमें एनालिसिस करते हैं। और जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट होता है, मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा अभी कि आपको पढ़ना चाहिए क्लास खत्म होते होते। तो डीडी बासु का एनालिसिस मैं आपको दूंगा, जो यूपीएससी में मेंस आंसर लिखने के लिए उससे ऊपर के लेवल का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप खुद डीडी बासु पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी वो बुक, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नेचर की है, पर उसमें लिखी हुई बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके वर्ड्स एज इट इज या तो लक्ष्मीकांत ने निकाल कर रखे हैं, और या फिर यूपीएससी उसको क्वेश्चन के रूप में पूछती है। तो क्या वो फीचर्स हैं जिससे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी हम लिस्ट ड्रॉ करते हैं। पहले इसको आप लिखना शुरू करें। पहला, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। Drawn from various sources. Number 2, the longest known constitution. The longest known constitution. Number 3, more flexible than rigid. More flexible than rigid. देखने में थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो सिंपल हो जाएगा, पानी की तरह साफ। Reconciliation of a written constitution with parliamentary sovereignty. रिकॉन्सिलिएशन का मतलब तालमेल होता है, सामंजस्य। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। नंबर 5, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको इसके पीटी रिलेटेड फैक्ट्स लिखाऊंगा, बेसिक तैयारी इसकी होगी, फिर इसका एडवांस डिस्कशन होगा, और फिर जो करंट डेवलपमेंट्स मतलब डायनामिक पार्ट, करंट डेवलपमेंट्स में कैसे इनमें से कोई इशू जो डायनामिक इशू रेलिवेंट है, न्यूज़पेपर मैगजीन में उस पर डिस्कशन है, उसका डिस्कशन करके उसके आंसरेबल पॉइंट्स आपको जनरेट करके लिखा दूंगा। ठीक है, पहले इसके पीटी रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स, बेसिक आइडिया, और फिर इसका कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, और फिर करंट डेवलपमेंट से जोड़कर इस एरिया को पढ़ाना। बेसिक, देन एडवांस, देन डायनामिक। ठीक है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, फंडामेंटल राइट्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिव्यू। ये लिख लिया, आई होप लिख लिया आप लोगों ने। ये सारे वर्ड्स बताए जाएंगे आपको। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिनिस्टर नहीं, आई यहां पर नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ वेस्टमिंस्टर टाइप। वेस्टमिंस्टर वर्ड इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड में एक पैलेस है जिसका नाम वेस्टमिंस्टर है, वहां के कैबिनेट मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ वेस्टमिंस्टर टाइप, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी,
independent and integrated judiciary, welfareist state through DPSP, फिर से कह रहा हूं, देखने में डिफिकल्ट है, समझाने के बाद पॉलिटी की बहुत सी बातें क्लियर हो जाएंगी, सिंपल हो जाएगा ये। फंडामेंटल राइट, FR मींस फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट चेकमेटेड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज। Universal franchise without communal representation. Universal franchise without franchise is voting right. Franchise means voting right. Universal franchise without communal representation. Elected nominal head. Elected nominal head. Fourteenth point, limited separation of power, limited separation of power with proper checks and balances, limited separation of power with proper checks and balances. यहां पे मैंने केवल चेक्स लिखा है, आप उसको ऐड कर सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपने और 15th मिसलेनियस लिखी है, मिसलेनियस, MISC मींस मिसलेनियस। मिसलेनियस में इमरजेंसी प्रोविजंस, 3 tier गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, ये बाद में आए, ये दोनों बाद में आए। 3 tier गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज, इट केम इन 1992। कोऑपरेटिव 11 में आया है, 2011। एंड एसिमेट्रिक फेडरेशन, एसिमेट्रिक फेडरेशन। अब मैं आपको बता दूं एक बात, ये जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, हाईलाइट करूंगा रेड से, इस सबसे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। जब मैं डायनामिक पोर्शन कराऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा, उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। एसिमेट्रिक फेडरेशन से क्वेश्चन पूछा है। सेपरेशन ऑफ पावर, लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक्स एंड बैलेंसेस से क्वेश्चन पूछा है पहले। पार्लियामेंट्री फॉर्म वेस्टमिंस्टर मॉडल से क्वेश्चन पूछा है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी से क्वेश्चन पूछा है। फेडरल इन फॉर्म यूनिटरी इन स्पिरिट से क्वेश्चन पूछा गया है। और जुडिशियल रिव्यू से तो कई बार क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी के मेंस में। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं, पर ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसमें यूपीएससी ने मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसमें सबसे पहले तो हमें बेसिक बातें इसकी पढ़नी होगी। ये टॉपिक एटलीस्ट 3 लेक्चर लगते हैं इसको पढ़ाने में, लेकिन आप जब आउटस्टैंडिंग फीचर पढ़ लेते हैं तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फील आ जाता है, आप समझ पाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, और तब आप इन डेप्थ स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं तो आपके लिए वो समझना आसान हो जाता है। इट बिकम्स इजी फॉर यू। ओके, तो मैं कुछ पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग अभी दूंगा आपको। आज मुझे अपने कुलिक फैकल्टी से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना है, पहली क्लास है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा।
तो वो भी समय मुझे चाहिए. ही इज ऑथर ऑफ अ बुक टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन 12 ईयर्स और इंडिया की टॉप मोस्ट अकेडमी से जुड़े हुए हैं वो. तो वो भी हमारे साथ ही हैं आज. ही विल बी मीटिंग यू फॉर इंटरेक्टिंग विथ यू फॉर फ्यू मिनट्स. उनसे भी मिलवाना है. तो जिन्होंने ये लेक्चर मिस किया है वो यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं. हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे. जिन्होंने आधा से देखा है वो भी यूट्यूब पर देख करके इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं. ये जो 5 हमारे लेक्चर्स होंगे, इंटरेक्टिव लेक्चर्स होंगे, उसमें कोई 2 लेक्चर हम यूट्यूब पे डालेंगे, सारे नहीं डालेंगे. ठीक है, ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, आप उसको देख सकते हैं. तो मैं पहले कुछ आपको ये इस टॉपिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूं. ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये वर्ड यूज्ड है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसको अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर ने लिखा इसके बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड, अंबेडकर ने लिखा इसके बारे में, ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय ransacking the constitution of the world. Almost all constitution of the world was ransacked, मतलब उसको खंगाला गया, घोटा गया और तब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. यहां तक कि जो बी.एन. राव, मैं आपको जब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो बी.एन. राव वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बी.एन. राव अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट और उनके एक्सपर्ट से मिलकर आए ट्रूमैन के समय में. तो उनके ट्रूमैन के एडवाइजर से मिलकर आए, ट्रूमैन से मिलकर आए. यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को खंगाला गया, रैंसैक किया गया और तब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. तो इसमें ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स मतलब हमने ज्यादातर दूसरे कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके लिखा, लेकिन इसमें मेजर पार्ट जो हमने ड्रॉ किया कॉन्स्टिट्यूशन का 75% पार्ट जो हमने ड्रॉ किया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया. भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में था तो ब्रिटिश के समय में मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1992, 1813, 1833, 1853, फिर काउंसिल एक्ट 1861, सॉरी यस काउंसिल एक्ट 61, 1792, 1892, 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935. तो जो ब्रिटिश जमाने में जो कानून पास हुए थे उसमें 35 का एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 75% ड्रॉन फ्रॉम हियर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 75% कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ रहा है? भारत कॉन्स्टिट्यूशन का 75% कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1975 से आ रहा है. कुछ लोग कहते हैं, नेक्स्ट फैक्ट, मैं ये अभी प्रीलिम्स और बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं, इसकी एनालिसिस मैं आपको बाद में बताऊंगा. जैसे यहां पर फैक्ट एक और है, क्रिटिसिज्म में कहा गया इसके
क्रिटिसिज्म में कहा गया अ बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स, अब क्रिटिसाइज करने वाले कौन है? कुछ लोग हैं जिसका नाम बहुत पॉपुलर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करने वालों में, जैसे आइवोर जेनिंग है, केसी वेयरे है, रॉबसन है, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिक्स में सबसे प्रोमिनेंट नाम है आइवोर जेनिंग। केसी वेयरे, ये सब प्रोमिनेंट नाम है जो क्रिटिसाइज करते हैं। ये लोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को निगेटिव तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और जगह जगह पे इनके कमेंट्स जहां जहां हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। अब जब ये कहा गया कि बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एक स्टेटमेंट आ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स, कमेंट, उधार लिए गए सामग्रियों का एक बक्सा, बस्ता, तो क्या आप कहेंगे सही है? गलत है। ये एक निगेटिव वर्ड्स है। अब कैसे ये गलत है, इसको हमें गलत प्रूफ करना है, तो वो जो एनालिसिस हम करेंगे वो एडवांस सेगमेंट में करेंगे, ठीक है? तो बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स का एडवांस स्टडी जब हम करेंगे तो हम क्रिटिक्स को साइलेंट करेंगे और हम अपना व्यू देंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेटिकुलसली ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द इंडियन सर्कमस्टेंस and only the evolutionary developments of the world was picked up for the betterment and suitability of the Indian circumstance. तो हम जब कंक्लूड करेंगे तो उसके बीच में जो एनालिसिस होगी वो हमारा एडवांस सेगमेंट ऑफ स्टडी में आएगा। तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हमें जानना क्या है? अंबेडकर ने रैनसेकिंग वर्ड का यूज किया, 75% कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया, क्रिटिक्स इसको बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स कह रहे हैं। अब हमने जो मेजर चीजें ड्रॉ किया, वी ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, क्या हमने ड्रॉ किया? कंट्री प्रोविजंस, क्या हमने ड्रॉ किया? सबसे पहला, सॉरी आदत हो गई है उल्टा लिखने की, इसको पहले लिखना है, कैबिनेट और पार्लियामेंट्री मॉडल बाय यूके। यूके से हमने क्या ड्रॉ किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, नीचे में कैबिनेट मॉडल भी लिख सकते हैं। यूएस से क्या ड्रॉ किया हमने? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को यूएस में क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। एंड जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो, हमने वहां का जुडिशरी भी ड्रॉ किया। कैसे? आई विल एक्सप्लेन, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, फिर डीपीएसपी हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। आयरलैंड कंट्री है। डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से हमने लिया। इमरजेंसी हमने कहां से लिया? जर्मन राइक, जर्मन रीक भी पढ़ते हैं लोग, राइक ऐसे कहते हैं इसको। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहां से लिए, राइट इट, ठीक है? लिख लिया, आगे बढ़े। फेडरल फॉर्म हमने कहां से लिया? कनाडा का फेडरल सिस्टम, फेडरल फॉर्म। ट्रेड प्रोविजंस हमने कहां से लिए?
ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड प्रोविजंस लिया। फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको लाया गया था। तो जब ये यूएसएसआर कंट्री था वहां से इसको बोरो कर लिया गया था। अगर मैं कुछ और मिस कर रहा हूं, फ्रेंच से हमने रिपब्लिक, फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, ये हमने फ्रांस से लिया। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट हमने लिया, ठीक है। प्लानिंग भी हमने सोवियत यूनियन से लिया था, यूएसएसआर से। पर कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फंडामेंटल्स है ये इसकी लिस्ट हो गई। अब देखिए, अभी एक यहां पर एक बात आ रही है, यहां मैं पीटी पढ़ाते हुए एक जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये इसको हमने कहा बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स। क्रिटिक्स ने तो कह दिया, लेकिन क्या हमने, सपोज हम यूएस का एग्जांपल लेते हैं, हमने यूएस से फंडामेंटल राइट्स लिया, तो क्या यूएस का फंडामेंटल राइट और हमारा फंडामेंटल राइट एक ही है? क्या डिफरेंस है? बहुत से पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं, बहुत से। एब्सोल्यूट है वहां का फंडामेंटल राइट, यहां का एब्सोल्यूट नहीं है। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या एब्सोल्यूट का मतलब होता है बाद में। दूसरा, अमेरिका में अनइन्यूमरेटेड राइट्स का कॉन्सेप्ट है। अनइन्यूमरेटेड राइट्स एक वर्ड है यूएस में, उसको कहते हैं अनइन्यूमरेटेड राइट्स। जैसे आप किसी ढाबे में खाना खाने को जाइए, तो एक मेनू कार्ड आपको मिलेगा और उसमें लिखा रहेगा कि ये चीजें खाने को मिलेंगी। तो जो वेटर आके पूछेगा आपको क्या चाहिए, आप पढ़ के उसको बता देंगे। जो इसमें लिखा नहीं है वो नहीं मिलेगा। पर कुछ ऐसे होटल्स होते हैं जिस पे जाएंगे वो कहेंगे कि ये जो नहीं लिखा है वो भी ये मिल जाएगा सर। तो आप 9th अमेंडमेंट पढ़ेंगे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है द राइट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इज आल्सो अवेलेबल। द राइट्स विच आर नॉट मेंशन्ड आल्सो अवेलेबल। जो इन्यूमरेट नहीं किया गया, जिसको लिखा नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी आपको अवेलेबल है। इंडिया में फंडामेंटल राइट क्या है? जो लिखा हुआ है किताबों में वही फंडामेंटल राइट है। जो पार्ट 3 में लिखा वही फंडामेंटल राइट है। उसी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट सीधा आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। अब ये क्या प्रोसेस है, कैसे, मैं आपको पढ़ाते समय समझाऊंगा। तो अब कैसे कह रहे हैं क्रिटिक कि भाई आपने बोरो कर लिया ऐसे ही? हमने लिया यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इंग्लैंड के पार्लियामेंट को वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इंग्लैंड का जो अपर हाउस था पहले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें कोई स्टेट तो वहां है ही नहीं। हमारे यहां तो अपर हाउस मतलब राज्यसभा में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे बहुत सी बातें जो प्रूफ करती हैं कि हमने इसको ये कहना कि आपने बस कुछ यहां से उठाया यहां रख दिया, यहां से, ऐसा नहीं किया। हमने उनके प्रोविजंस को समझा और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा। ये बात जब एक्सप्लेन करने लगूंगा जब ये टॉपिक, तो आपको समझाऊंगा कि कैसे इट इज नॉट अ बैग ऑफ बोरोड मटेरियल्स। कि हमने बिल ऑफ राइट्स तो अमेरिका से लिया, लेकिन बिल ऑफ राइट्स एग्जैक्टली नहीं है। वहां का बिल ऑफ राइट्स एब्सोल्यूट है, इंडिया का फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अमेरिका में अमेंडमेंट 9 कहता है अनइन्यूमरेटेड राइट्स, मतलब ढाबे में जो
मेनू में नहीं है वो भी आपको मिलेगा। इंडिया में जो मेनू में वही मिलेगा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया राइट्स वही आपको मिलेगा। अमेरिका में जो नहीं लिखा है वो भी फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे बहुत से डिफरेंसेस हैं हमने जो बोरो किए प्रोविजंस को, सब में मैं समझाऊंगा आपको। इमरजेंसी प्रोविजंस में भी है। कनाडा का फेडरेशन इंडिया का फेडरेशन से अलग है, अलग है। मैं आपको जब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक फेडरेशन समझाऊंगा तो उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कनाडा और इंडिया के फेडरेशन को अलग बताते हैं। ये एडवांस स्टडी में आपको बताया जाएगा। अभी तो हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने बेसिक स्टडी किया। बेसिक स्टडी में हमने क्या किया, तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इसके प्रिलिमिनरी रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने इसको यहाँ पर लिखा। ये हमने बोरो किया वेरियस सोर्सेस से, इसको लिख दिया गया। ठीक है, जब मैं आपको आउटस्टैंडिंग फीचर पूरा पढ़ा दूंगा, कंप्लीट डिस्कशन कर लूंगा इस पर, सारे आउटस्टैंडिंग फीचर पर, तब मैं इसके एडवांस टॉपिक्स निकाल के पढ़ाऊंगा। तो 2 लेक्चर और लगेगा। आज हमें बहुत से इंट्रोडक्शंस भी आपसे करने थे, बहुत सी बातें करनी थी। एक बार फिर से जल्दी से मैं रिकैप कर लूं और फिर मैं सौरभ सर को इन्वाइट करूंगा 2-3 मिनट्स इंटरेक्ट करने के लिए। आज हमने क्या पढ़ा, क्या डिस्कस किया। आज मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैंने आपको हमारे कोर्स के फीचर्स बताए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारा कोर्स बेसिक एडवांस डायनामिक पर बेस्ड है। ये लाइव ऑनलाइन क्लास है, वीडियो क्लास नहीं है, मतलब आप टीचर से सीधा इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ कंटेंट स्टैटिक और डायनामिक दोनों मिलेगा। जो हमारा करंट कंटेंट आप पढ़ लेंगे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और क्लास में डिक्टेशन भी लिखाया जाएगा आपको। ठीक है, जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस्ड, मतलब प्लेटफॉर्म नया जरूर है लेकिन सारी सीनियर फैकल्टीज यहां पर पढ़ाएंगे। यूपीएससी लेवल की ट्रेनिंग होगी यहां पर। ऐसा नहीं एमएनसीज ने हायर कर लिया किसी को, सकल बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं, बच्चों को बांध के रखा हुआ, कहानी चुटकुले सुना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वी विल हैव सीरियस टीचिंग। आपको एंटरटेन करना है खुद को। कपिल शर्मा जैसे शो बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम में बहुत से ऐसे रील्स हैं। अगर आप हमारे साथ समय स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2.25 घंटा, बहुत प्रीमियम टाइम है। वो मजाक का समय नहीं है, एंटरटेन करने का समय नहीं है, वो सीरियस। हाँ ठीक है, उसमें ह्यूमरस चीजें होनी चाहिए, डिस्कशन लाइट होना चाहिए, लेकिन कंटेंट सीरियस होगा। तो सीरियस कंटेंट हम पढ़ेंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करूंगा। जब टॉपिक खत्म होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आपको मेरी मतलब हमारे टीचर की टेक्निक ऐसी है कि पहले टॉपिक क्या पढ़ना है, टॉपिक समझाया पढ़ाया और उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस किए हम करेंगे। और वीकली प्रीलिम्स और मेंस का हम टेस्ट लेंगे। टीचर उस क्वेश्चन को बनाएंगे, वही फीडबैक आपको देंगे, इवैल्यूएशन वही करेंगे। ठीक है, मेंटोरशिप भी टीचर ही करेंगे, गाइड करेंगे। मेंटोरशिप वर्ड है बहुत एक तरह का, समझिए कंफ्यूजिंग वर्ड है। कौन मेंटर होना चाहिए मैंने बताया आपको, कौन आपको गाइड कर सकता है ये मैंने इसे डिस्कस किया आपसे। और आप में राइटिंग स्किल डेवलप की जाएगी, सॉफ्ट स्किल डेवलप किया जाएगा। प्लस आपको एक एग्जिट प्लान है, इजी एग्जिट। डेमो क्लास लीजिए, अच्छा नहीं लगे डेमो क्लास 3 से 4 जरूर। एक डेमो क्लास में आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर आप कंपैरिजन कीजिए, जहां आप 1.5 लाख रुपए फीस देकर पढ़ रहे हैं, क्या आपको 1099 रुपीज मंथली में वो क्वालिटी मिल रही कि नहीं मिल रही है। उससे अच्छी मिलेगी, उससे खराब नहीं मिलेगी। और इसको आप प्रूफ खुद देख सकते हैं। 4 ये मैंने आपसे फीचर्स, कोर्स फीचर डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बैड स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि कैसे आप 6-8 महीना एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं और फिर आप रिसर्च मटेरियल्स पढ़ते हैं। तो ये आप इतना समय वेस्ट करते हैं। हम जो पढ़ाएंगे आपको बेसिक, एडवांस और डायनामिक तीनों चीज़ें एक साथ मिलाकर पढ़ाएंगे। और फिर हमने पॉलिटी के बारे में समझा, पॉलिटिक टॉपिक्स के बारे में समझा एग्जाम्पल्स के साथ। और नेक्स्ट शेड्यूल भी होता है क्लास का, लेक्चर का। हमारी क्लास का टाइम 12:15 एवरीडे रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कम, ज्वाइन, सिट इन द क्लास फॉर 4-5 डेज। बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा आपको लगेगा आपने बहुत कुछ नया सीखा है, अच्छा सीखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी हो आपकी, चैट बॉक्स में अगेन ओपन कर रहा हूं, आप चैट ऑप्शन में जाकर
लिख सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो, नहीं तो मैं क्लास को आज के लिए वाइंड अप करता हूँ।